अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में इस समय ब्राजील के राष्ट्रपति चुनावों के बारे में चर्चा करने के लिए। वहां पर भी कुछ ट्रंप जैसा ही नजारा देखने को मिला है, वैसी ही हरकतें वहां के निवर्तमान राष्ट्रपति, जो कि फिलहाल केयरटेकर राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाएंगे, जायर बोल्सोनारो, उनके साथ देखने को मिला है कि उन्होंने अपने आप की हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि देर सवेर उन्हें हार तो माननी पड़ेगी ही, क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत हुआ है। आज के सेशन में जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पता चलने वाली है वो ये है कि क्या साम्यवाद वापस से आगे बढ़ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है ये। साम्यवाद कहा जाए या फिर ये कहिए कि आप आसान भाषा में जिसे लेफ्ट कह करके, लेफ्ट एंड लिबरल कह करके निकल लेते हैं, उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा कि क्या लेफ्टिस्ट पार्टियों का वर्चस्व फिर से आ रहा है, क्योंकि जिनसे ये हारे हैं वो लेफ्टिस्ट हैं। और इतना ही नहीं, पूरे की पूरे दक्षिण अमेरिका में 6 देश ऐसे अब हो चुके हैं जहां पर लेफ्ट पार्टी या वर्कर्स पार्टी लीड कर रही है, यानी कि उनके ही लोग शासन में हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी इसलिए भी है क्योंकि जहां एक और अमेरिका जायर बोल्सोनारो को प्रमोट करता है, या फिर यूं कहिए कि जो भी राइट विंग लोग हैं, उदाहरण के लिए ट्रंप जैसे जो लोग हैं। अच्छा, ये राइट विंग लेफ्ट विंग क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे ऐसे सुनिए कि ट्रंप जो है वो राइट विंग के जो लीडर हैं, उन्होंने जायर बोल्सोनारो के समर्थन में लोगों से कहा कि इन्हें जिताएं। इसी वजह से लोग जायर बोल्सोनारो को ट्रॉपिकल ट्रंप के नाम से भी पुकार रहे हैं। हो सकता है आपसे कभी ये सवाल कहीं ना कहीं जिक्र में ले लिया जाए कि किन्हें हाल ही के दिनों में ट्रॉपिकल ट्रंप की उपमा दी गई। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि ब्राजील इक्वेटर पर स्थित है और वहीं पर दुनिया के सबसे सघन वन अमेजन वन पाए जाते हैं। और जब बात अमेजन वन की हो और जायर बोल्सोनारो बचे रह जाएं, यह संभव नहीं है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने दुनिया को पर्यावरणीय रूप से बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मुसीबत ऐसी कि ये जंगल काटने पर उतारू हो गए थे। इनका मानना था कि ब्राजील जो दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी सांसें दे रहा है, जो उसकी एवज में कुछ भी कमाई नहीं कर रहा है, क्यों ना हम जंगलों के नीचे बसे हुए, जंगलों के नीचे जो खनिज हैं उनको निकाल कर अपना घर चला लें। बड़ी विकट परिस्थितियों में लोगों ने इन्हें किक आउट कर दिया और एक ऐसे व्यक्ति को फिलहाल राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया है जिसने कभी जूतों के ऊपर पॉलिश की थी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों। जो वर्तमान में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं, जो जनवरी 2023 से राष्ट्रपति ब्राजील कहलाएंगे, जिनका नाम है लूला सिल्वा, जिन्हें आप फर्स्ट नेम लूला के नाम से पूरी दुनिया में जानते हैं। पहले भी वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, तीसरी बार अब जाकर राष्ट्रपति चुनकर आए हैं। उन्होंने कभी जूतों पर पॉलिश भी की थी, फैक्ट्री में वर्कर के रूप में भी काम किया था, अत्यंत साधारण परिवार से वो संबंध रखते थे। स्थिति ये कि 2 बार राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्हें लगभग पौने 2 साल तक जेल में रहना पड़ा और अब जेल से निकलने के बाद वे फिर जायर बोल्सोनारो को हराकर उनके स्थान पर राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर चुके हैं। कहने का सीधा सा अर्थ यह है साथियों कि यह कहानी बड़ी रोचक है। संभव है कि आपको फिलहाल, क्योंकि ब्राजील में आपका इंटरेस्ट इतना ना हो, क्योंकि आप चाइना, ताइवान, रशिया, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, इन्हें ही केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सीमा में कंसीडर करते हैं। लेकिन दुनिया में जहां भी जो परिवर्तन हो रहे हैं उन पर आपकी नजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत तरह की प्रेरणा देती है। अगर आपको याद हो तो हमारे देश के भी जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने भी अपने आप के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दुनिया भर के राजनेताओं को पढ़कर ली है। चाहे फिर वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे फिर वो लाला लाजपत राय हो, चाहे फिर महात्मा गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस हो, इन सब ने किसी ना किसी विदेशी को पढ़ा, विदेशी क्रांति को समझा, विदेशियों के विचारों के बारे में जाना। दुनिया के किसी छोटे से क्षेत्र में भी यदि लोगों ने अपने हितों के लिए संग्राम किया तो उनके बारे में इन्होंने प्रेरणा प्राप्त करी और उन्हीं को आधार मानकर देश को स्वतंत्र कराया। इसलिए पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कुछ होता है तो उस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वैसा ही देश के अंदर परिस्थितियां आप बना सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर ऐसी परिस्थितियों को होता हुआ समझ सकते हैं, है ना।
यही कारण है कि आज के सेशन को आपको कई संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। शुरुआत में जैसा मैंने आप सबसे कहा कि राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होती है, फिलहाल के लिए मैं अगर एक लाइन में आपसे कहूं तो यूं समझिए कि जो पार्टीज किसी एक्सट्रीम विचारधारा को प्रमोट करती हों, एक्सट्रीम से अर्थ क्या हुआ कि भाई गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे, ये एक्सट्रीम विचारधारा है। फिर साहब दूसरी विचारधारा क्या होती है? दूसरी विचारधारा होती है क्यों भाई हर किसी का पक्ष, यानी कि जिसके पास ताकत है उसी का समर्थन हो। ये कैसी विचारधारा हुई? यदि ताकत पहुंच गई किसी पूंजीवादी के पास तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ताकत पहुंच गई किसी श्वेत के पास तो श्वेत लोगों की अर्थव्यवस्था, ताकत पहुंच गई किसी धर्म विशेष के लोगों के पास तो उनकी शासन व्यवस्था। यानी किसी एक ऐसा पक्ष जो कि बहुमत को ध्यान में रख करके कार्य करता है। नंबर एक, बहुमत भी कैसा, यहां पर बड़ा ही एम्बिगुअस स्टेटमेंट है ये। बहुमत कई बार ऐसे लोगों का भी होता है जिनके पास में धन का लाभ नहीं होता या धन की स्थिति नहीं होती। सामान्यतया एक लाइन में लोग राइट विंग को जब परिभाषित करने निकलते हैं तो कहते हैं कि पूंजीवादियों की सत्ता राइट विंग सत्ता कहलाती है और गरीबों की सत्ता लेफ्ट विंग सत्ता कहलाती है। हालांकि आज चाइना कहीं से भी आपको गरीब दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कहता है कि हम माओवाद जैसा साम्यवाद चलाते हैं। ये तर्क काफ़ी सारे हो जाएंगे, कभी अर्थव्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे तो इन बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि अगर फैक्ट्री के मालिक लोग चुनाव में उतर जाएं तो समझिए कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जो लोग प्रमोट करेंगे या फिर इस प्रकार की राजनीति को जो लोग लीड करेंगे वो पूंजीवादियों की सत्ता होगी। और अगर उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स चुनावों में उतर जाएं और वो अपनी मतलब देश को लीड करने लगे तो इस प्रकार की जो राजनीति है या इस प्रकार का जो तंत्र है वो साम्यवादी या फिर लेफ्टिस्ट तंत्र कहलाएगा। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट इन दो शब्दों को अगर आपने हल्का सा समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह एज पर कमिटमेंट जैसा मैंने आपसे कहा है कि आपके सेशन में मैं दो ऐसे करंट के सवाल डिस्कस करूंगा जो वर्तमान में सुर्खियों में रहे हैं। इस माध्यम से भी हम आपको दो अतिरिक्त करंट की घटनाओं के संपर्क में लेके आएंगे। उदाहरण के लिए हाल ही में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य नागरिक वायु नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन आयोजित कर रहा है? आपको इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट, यहां पर जगह का नाम है रंजन गांवरिया, यहां पर ये कौन से राज्य के अंदर है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। सेशन के अंत में मैं आपसे इनके जवाब साझा करूंगा। अब कुछ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं सड़क जाम करके बैठे हुए लोगों की। ये तस्वीरें हैं बिल्कुल वैसी ही जैसे कभी अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल के अंदर हुई थी, ट्रंप के समर्थक जब अपनी हार मानने से इनकार कर दिए थे। ये तस्वीरें हैं ब्राजील की जहां पर बोल्सोनारो या फिर ये कहा जाए कि ट्रॉपिकल ट्रंप के समर्थक सड़क खाली नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने नेता को हारा हुआ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके नेता के साथ चीटिंग हुई है। वास्तविकता में तो नेता बोल्सोनारो ही है, उनकी एवज में जो जीत कर आए हैं लूला वो वास्तविकता में जीत के हकदार नहीं थे। अब जब हम इस बात को और विस्तार से आगे लेकर चलते हैं तो आपके सामने कुछ बातें निकल कर आती हैं। उदाहरण के लिए आपको जानना होगा कि ब्राजील में इलेक्शन सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था यानी इलेक्शन की जो व्यवस्था है, इलेक्टोरल व्यवस्था है, वो किस प्रकार से है। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने मैंने ये असल में ये जो तस्वीरें दिखाई इसके पीछे ट्रंप की तस्वीर भी इसीलिए दिखाई क्योंकि ट्रंप ने भी ऐसे ही अपनी हार मानने से इनकार कर दिया था जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो हारे थे, है ना। इसीलिए हमने थंबनेल भी डाला कि ट्रंप की राह पर बोल्सोनारो, और कनेक्शन भी है क्योंकि ट्रंप ने इनके चुनाव में कैंपेनिंग किया, लोगों को बोला कि आप इन्हें चुनाव में वोट दें, है ना। इस प्रकार से आप इसको समझें। तो जायर बोल्सोनारो ऐसे पहले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो राष्ट्रपति के पद पर 4 साल तक रहे लेकिन अपना पद दोबारा रिपीट नहीं कर पाए। अब यहां पर जायर बोल्सोनारो और लूला डी सिल्वा के बीच में हुए इस इलेक्शन के बारे में जान लीजिए। इस तस्वीर में आपको जो दो लोग दिखाई जा रहे हैं ये वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर थे लेकिन अब चुनाव हार चुके हैं, बोल्सोनारो, और ये हैं आपके सामने लूला डी सिल्वा जो कि 1 जनवरी 2023 से ब्राजील के राष्ट्रपति होंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम इनका 2 राउंड में चलता है। 2 राउंड से अर्थ क्या है एक बार समझ लीजिए। 3 अक्टूबर को इनका प्रथम राउंड शुरू हुआ 2022 में। जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लोग हैं वो चुनाव में खड़े होते हैं, देश की जनता उन्हें मत देती है। उन मतों में यदि किसी व्यक्ति को 50% से अधिक वोट मिल गए तो उसे राष्ट्रपति का मतलब जो प्रत्याशी था उसे
जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी भी एक व्यक्ति को 50% मत प्राप्त नहीं होते तो सेकंड राउंड की वोटिंग होती है। लेकिन शुरुआती 2 जो प्रत्याशी थे जिन्हें अधिकांश वोट मिले यानी मेजॉरिटी वोट मिले, उन्हीं के बीच में मतदान कराया जाता है। इधर ध्यान से देखें आप, यहां पर बोल्सोनारो के क्रम में यह चुनाव हुआ 3 अक्टूबर के दिन। यहां पर लूला को 48.4% मत मिला और बोल्सोनारो को 43.2% मत मिला। लूला यहां पर पहले राउंड के अंदर आगे निकले लेकिन 50% मत प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में फिर सेकंड राउंड का इलेक्शन हुआ जिसमें नीचे के जो तिबेत, गोम्स या अदर्स जो लोग हैं उनके वोटों को खत्म कर दिया गया, या फिर कहा जाए कि चुनाव में केवल 2 ही लोगों को उतारने दिया गया। इनके बीच में चुनाव हुआ। बाकी लोगों को दिए गए मतों को इन लोगों से कहा गया कि आप इनको वोट दें, यानी कि इनमें से किसे आप प्रेफर करते हैं बताएं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर वोटिंग प्रेफरेंस हुई और वोटिंग प्रेफरेंस में वर्तमान के अंदर लूला जो है वो 50.90% के साथ इस वोट को जीत चुके हैं। जरा ध्यान से देखने की बात यह है कि बोल्सोनारो भी बहुत बारीकी से हारे हैं। 49.10% वोट अगर किसी को मिले हैं तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपनी जीत को वाकई अपनी हार को हार मारने में थोड़ा तो यार मतलब वो करेगा कि यार मैं बिल्कुल वही वाली बात है ना, 1 नंबर से सिलेक्शन से रह गया, ये वो वाले भाई साहब हैं, यानी 50% में भी 0.9 रह गए ये। ऐसी स्थिति में इनका भी विरोध लाजमी है, लेकिन लूला जीत चुके हैं। अब जब लूला जीत चुके हैं तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार नहीं किया, बल्कि लोगों से कहा, मतलब लोगों को करने दिया, इनके समर्थकों को जो करना था। कारण यह है कि अभी ये केयर टेकर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। इनके पास नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, जनवरी में इन्हें लूला को अपना पद देना है। ऐसी स्थिति में 2 महीने के भीतर ये केयर टेकर राष्ट्रपति होते हुए चाहते तो प्रोटेस्टर्स को इनकार कर सकते थे कि आप प्रदर्शन ना करें। हालांकि इन्होंने कल रात को जाकर के कहा है कि प्रोटेस्टर्स रोड ब्लॉक करना बंद करें, लोगों को अपने रास्ते पर काम करने दें। अब जिस जगह की चर्चा हो रही है, एक बार के लिए इसे मैप पे भी देख लेते हैं। ये देश आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ग्लोब के अंदर बात करें तो ये दक्षिण भाग की तरफ है, इसलिए इन्हें दक्षिण अमेरिका के नाम से भी आप जानते हैं, अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो कि इक्वेटर पर पड़ने वाला देश है, अमेजन नदी के लिए बहुत विख्यात है, अमेजन के घने जंगलों के लिए भी बहुत विख्यात है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसी ब्राजील में इलेक्शन हुए हैं। ब्राजील हमारे लिए खास क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा जो ब्रिक BRIC बना था, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक के संस्थापक देशों में भी ये था। वर्तमान में वो ब्रिक्स है। भारत के साथ में ये वो देश हैं जो कि दुनिया के लिए अपने आप में एक अपेक्षा या फिर उम्मीद का मतलब मशाल थामे हुए हैं। लूला के बारे में हम आपको थोड़ी बात बताते हैं। लूला वर्ष 2003 से लेकर 2010 के बीच में ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। 4 साल के यहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार एक साथ इलेक्शन में उतरते हैं। दोनों ही एक ही पार्टी के व्यक्तियों को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। साथियों, 2003 से लेकर 6 के बीच में और 7 से लेकर 11 के बीच में लूला को अपने पद पर बैठने का मौका मिला। 2003 से 10 के बीच में कुल मिलाकर के ये 8 साल के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहे और फिलहाल ये वापस से पद पर जीतकर आ चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री समेत बाइडेन ने भी इन्हें बधाई दे दी है और कहा है कि आपकी जीत की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सवाल बड़ा है, क्या कारण था कि ये 2010 में चले गए और फिर इतने साल बाद लौट कर आए? ब्राजील का कानून है कि 2 बार से ज्यादा तीसरी बार लगातार में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हो सकता। इस कारण से ये हटे और अपने ही किसी पार्टी के नेता को इलेक्शन में उतार कर गए, वो भी जीते। फिलहाल ये क्रम चलता रहा और क्रम चल के जायर बोल्सोनारो जो कि एक इनके अगेंस्ट पार्टी से हैं, अगेंस्ट पार्टी का मतलब है लिबरल पार्टी से हैं और ये वर्कर्स पार्टी से हैं। वर्कर्स पार्टी नाम से ही समझ में आता है कि ये वो पार्टी है जो कि श्रमिकों की बात करती है, लेफ्टिस्ट पार्टी है, चूंकि खुद भी ये श्रमिक रह चुके हैं। मजेदार बात ये है कि जिस समय ये पद से हट रहे थे उस समय भी ब्राजील में इनको लेकर के जो एक्सेप्टेंस थी लोगों में वो 90% थी, अब तक की सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा पसंद किए गए राष्ट्रपति के रूप में लूला हुआ करते थे। लेकिन कार्यकाल की नियम मतलब शर्तों को पूरा करते हुए इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल जब ये पद पर नहीं रहे, जायर बोल्सोनारो सरकार में आए, अब लूला को वापस आना पड़ा। इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए हम आपको वहां लेकर चलते हैं। कैसे हुआ लूला का कमबैक, अब आपको यह जानना चाहिए। असल में लूला का पॉलिटिकल कमबैक लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसलिए बड़ा मोटिवेशन है क्योंकि ये 77 वर्षीय हैं और
फिर से चुनावों में वापस लौटकर ब्राजील की राजनीति में आए हैं। इन्होंने जहां से अपना कैरियर शुरू किया वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। एक ऐसा मसला इनके साथ जुड़ा जिनमें इन्हें सजा भी कईयों साल की हुई, लगभग 25-26 साल में, फैक्चुअली आपको चेक करके बताऊंगा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। वोटिंग मतलब कुल मिलाकर लगभग 500 से अधिक दिन के लिए ये जेल में रह चुके हैं। इसलिए ये बहुत ही मतलब चढ़ाव उतार की इनकी राजनीति रही है, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। 1945 के अंदर ये आप पैदा हुए और इन्होंने 10 साल की उम्र तक अक्षर का ज्ञान भी नहीं सीखा था। इस प्रकार का ये पारिवारिक परिवेश में बड़े हुए। इन्होंने जूते चमकाने का काम सड़कों पर किया। इन्होंने फैक्ट्री वर्कर के रूप में 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। एक बहुत ही बेहद गरीब परिवार से आप बिलोंग करते थे और ऐसी स्थिति में आप ये जान सकते हैं कि ये नहीं जानते थे 7 साल की उम्र तक कि रोटी क्या होती है, ब्रेड क्या होती है। इतनी गरीब परिस्थितियों में आपका ग्रोथ हुआ। साथियों, 1970 के अंदर लूला ने लेबर मूवमेंट ज्वाइन किया। लेबर मूवमेंट यानी श्रमिकों के लिए जो आंदोलन है वो इन्होंने ज्वाइन किया। अक्सर पूरी दुनिया में ये देखा गया है साथियों कि जब भी साम्यवाद आया है या लेफ्टिस्ट पार्टी आई हैं तो वर्कर्स ने, सर्वहारा वर्ग ने, श्रमिकों ने उन्हें अपना बहुत अच्छे से साथ दिया। या यूं कहिए कि साम्यवाद कहता ही ये है या लेफ्टिस्ट पार्टियों का उद्देश्य यही है कि सत्ता का जो केंद्र है वो जो लोग उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनके हाथ में होना चाहिए, कुछ सीमित लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इन्होंने लेबर मूवमेंट को लीड किया। 1980s में इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम पीटी था, पार्टी दो द ट्रेबल डोर्स था इसका, और दूसरा नाम वर्कर पार्टी था। और ये लेफ्ट विंग पार्टी बनकर प्रोग्रेसिव आइडियाज के साथ काम करने लगी। इन्होंने अनसक्सेसफुली प्रेसिडेंट के लिए 3 बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन इन्हें सफलता वर्ष 2002 में ब्राजील के जनरल इलेक्शंस में मिली। आप विचार करें, आप में से बहुत सारे लोग 1-2 बार परीक्षा के लिए अटेम्प्ट देते हैं, उतने में निराश हो जाते हैं। 1-2 बार सिलेक्शन नहीं होता तो सोचते हैं कि अब क्या करेंगे। आप जरा विचार करें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 7 साल की उम्र तक रोटी नहीं देखी, जिसने कभी जूतों पर पॉलिश की, वो व्यक्ति राष्ट्रपति का सपना देखा। राष्ट्रपति के सपने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और मेहनत करके 2002 में राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। लगातार 3 बार राष्ट्रपति के चुनाव में असफल हुए। ऐसी स्थिति में उन्होंने 35th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील के रूप में कार्य किया। 2002 से 2010 तक उन्होंने पद को संभाला और अब तक की ब्राजील की हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति कहलाए। इनका भारत से भी कनेक्शन रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। भारत के प्रति इनका क्या विचार है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। ऐसी स्थिति में जब ये प्रिजनर से प्रेसिडेंट इलेक्ट बने, ये कहानी बड़ी रोचक है। आप प्रेसिडेंट बने, 2006 में वापस से इलेक्ट होकर आए। 2010 के अंदर जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, इन्हें पद से उतरना पड़ा और उसके बाद में जब ये पद से उतरे तो लोगों से पूछा गया कि कितने लोग इन्हें पसंद करते हैं, तो 90% लोग उस समय भी इन्हें पसंद करते हैं। यदि ये पुतिन से प्रेरित होते या शी जिनपिंग से प्रेरित होते तो शायद संविधान में ही संशोधन करा के तीसरी बार भी अपने आप को राष्ट्रपति बना लेते। लेकिन ये सच्चे लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। इन्होंने लोकतंत्र में विश्वास रखा, संविधान में विश्वास रखा, परंपराओं को फॉलो किया। अब जब ये सारा काम करने लगे, असल में लोग इन्हें क्यों पसंद करते हैं, इसके पीछे की भी बड़ी रोचक कहानी है। पसंद लोग इसलिए भी करते हैं साथियों क्योंकि इन्होंने असल में ब्राजील को पॉवर्टी से बाहर निकाला था। ब्राजील के अंदर इन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को इकोनॉमिक बूम के माध्यम से गरीबी से बाहर निकाला था, इसलिए लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी, इनके ऊपर एक आरोप लगा। आरोप यह लगा कि इन्होंने मल्टीपल लोगों से रिश्वत ली है अपने कार्यकाल के दौरान। रिश्वत का जब आरोप लगा तो इनके ऊपर लगे आरोप के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो ब्राजील की है उसने इन्हें 26 साल की सजा सुनाई। 26 साल ये सजा काटने के बाद जेल में रहे। 26 साल की जेल के लिए ये चार्ज किए गए। 2014 के अंदर ऑपरेशन कार वाश के नाम से इनके ऊपर करप्शन का जो चार्ज लगा, उस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इन्हें जेल भेजा गया। 2018 के अंदर करप्शन के चार्जेस में आप जेल गए और 2019 में इन्हें 580 दिन का जेल मुकर्रर हुआ। आज जब ये इलेक्शन में उतरे हैं, अपने 580 दिन के जेल के टेन्योर को काट कर उतरे हैं। मजेदार बात समझने की यह है कि लोगों को कैसे ट्रस्ट हो गया कि जो व्यक्ति इतना भ्रष्टाचार करके जेल गया उसे राष्ट्रपति के लिए कैसे उन्होंने सोच लिया। बड़ा पॉइंट यह है, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने इन्हें फैसले के अंदर जेल सुनाई थी, वही व्यक्ति बाल्सेनारो की कैबिनेट में जाकर मंत्री बन गया।
लोगों को ये बात, इसलिए आपको पता होगा हमारे देश के संविधान में ये मेंशन्ड है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कोई भी लाभ का पद जब उससे रिटायर होते हैं जज के पद से तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति ने चूंकि जज के पद से रिटायरमेंट के बाद जो जिसने इनको सजा दी वो कैबिनेट ज्वाइन कर लिया, तो स्वाभाविक है कि लोगों को यह बात समझ में आने लगी कि यह कोई राजनीतिक द्वेष के परिणाम स्वरूप, ताकि लूला, क्योंकि 90% लोग उनको पसंद करते थे, तो ऐसी स्थिति में कहीं वो वापस लौट कर ना आ जाएं, ऐसी स्थिति में इन्हें जेल टिका दिया गया, है ना। तो लोगों को यह बात समझ में आई तो ये वापस निकल कर आए और आज आपके सामने फिर से राष्ट्रपति बनकर बैठे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई होगी। वर्तमान में बड़ी जानकारी अब यह बनकर आ रही है कि भाई साहब लूला अगर वापस आ गए तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए। इसका अर्थ यह निकाला जाए कि ब्राजील के लोगों को आज भी विश्वास है कि जैसे पहले कभी गरीबी से बाहर निकाला था, ऐसे ही कोविड-19 के कारण जो देश की अर्थव्यवस्था पीछे गई है उससे भी ये वापस लोगों को बाहर निकाल कर लाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन यहां जो बनकर आ रहा है वो ये है कि क्या रशिया का प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि रशिया के अंदर कोई साम्यवाद है नहीं, लेकिन साम्यवाद की जननी उसे ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में लेफ्ट जो है वो, मतलब लैटिन अमेरिका के अंदर लेफ्टिस्ट पार्टियों का आगमन बहुत से लोगों को चिंता में डाल रहा है। उदाहरण के लिए 2018 के अंदर मैक्सिको के अंदर लेफ्ट पार्टी आई, ऐसे ही विक्टोरिया के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, ऐसे ही चाइल के अंदर, पेरू के अंदर, इस प्रकार से कोलंबिया के अंदर, ये सारे वो देश हैं। और लूला जो है वो छठे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो लेफ्टिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एक समय पर ओबामा ने भी इन्हें मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील कहा था। ये उस व्यक्ति से चुनाव जीतकर आए हैं जिसका ट्रंप ने कैंपेन किया था। ट्रंप ने जिसको बोल्सोनारो को मतलब एक तरह से ग्रेट कहकर पुकारा था, वो इनसे चुनाव हार चुके हैं। यानी कि अमेरिका की राजनीति में भी ये बड़ा कंट्रीब्यूशन रखने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यहां से आगे का है। हमने आपसे क्या कहा कि इनका भारत को लेकर के क्या लेना देना है, वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत में भी बोल्सोनारो जब राष्ट्रपति रहे, लूला जब ब्राजील के राष्ट्रपति रहे तो भारत से उनका क्या कनेक्शन था वो आप इधर देखें। चीफ गेस्ट के रूप में आप रिपब्लिक डे पे आ चुके हैं 2004 में, 2007 में, 2008 में। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी होस्ट किया 2006 में, 2010 में। और प्रतिभा पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति थी, इन्हें भी इन्होंने 2008 में होस्ट किया था। यानी इनके साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं और भारत के साथ ये ब्रिक्स में शामिल होने वाले वही राष्ट्रपति हैं जिनके नेतृत्व में ब्राजील ब्रिक का हिस्सा बना था। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब बात आती है शुरुआत में पूछे गए 2 सवालों की। तो पहला सवाल का जवाब है, गोवा सिविल एयर एविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने वाला राज्य बना है। इसके साथ साथ दूसरा सवाल पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर रांजनगांव महाराष्ट्र के अंदर 500 करोड़ रुपए का बनने जा रहा है। सेशन की शुरुआत में ये 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे। उम्मीद है कि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने सभी साथियों से जरूर साझा करें। सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी।